मानचित्र अध्ययन का विषय है पांडिचेरी। नाम तो सुना होगा पांडिचेरी का। 1954 ईस्वी में ये केंद्र शासित प्रदेश है। पांडिचेरी के 4 जिले थानम, पांडिचेरी, करैकाल और माहे। फिगर में देखेंगे हम लोग कि पांडिचेरी में ये इसके 4 जिले हैं और ये फिगर में ये गलत बना हुआ है नीचे की तरफ। ये अंदर ही तमिलनाडु और केरल को काट के बना दिया है। यानम के तमिलनाडु पांडिचेरी जो दिया गया इसमें, तमिलनाडु से दाहिने तरफ मुख्यालय इसका करेंगे तो इस तरीके से यानम, माहे, करैकाल, पांडिचेरी, ये 4 नाम मात्र याद रखना है। फिगर पे ध्यान नहीं देना है तुम्हें। उसमें कहता है फिगर अपने मन से तुम बना के सही सही लाओगे। तो ये तमिलनाडु के बाहर है, दाहिने तरफ, हाँ बाहर की तरफ, बाहरी हिस्से की तरफ ये सटा हुआ एकदम रहेगा। कहते हैं पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का प्रभुत्व था जिसे 1954 ईस्वी में आज़ादी मिली। जब भारत आए तो जैसे गोवा में पुर्तगालियों का आधिपत्य था, तो पांडिचेरी में किसका आधिपत्य था? फ्रांसीसी का। पूरे भारत में किसका आधिपत्य था? अंग्रेजों का। तो इस तरीके से भारत को यूरोप वाले ना बंदर की तरफ बांट लिए थे। समझ में आ गया ना? हाँ, किसी पे कोई कब्जा किए थे, कोई किसी पे कोई कब्जा किया था। जैसे गोवा जो पांडिचेरी, गोवा पे मान लो पुर्तगालियों का कब्जा था, तो गोवा को भारत से कब हटाया गया? 1962 ईस्वी। याद रखोगे ये सब, आ रहा समझ में ना? और उसी तरीके से समझ लो कि पांडिचेरी को कब हटाया गया है? 1954 ईस्वी में। किससे हटाया गया? फ्रांसीसियों से। तो पूछता है कि पांडिचेरी पर किस देश का शासन था? हम क्या बोलेंगे? फ्रांसीसी का। हमारा देश आज़ाद कब हुआ? 1947 ईस्वी को बच्चे। लेकिन देश की आज़ादी हमें किससे मिली? अंग्रेजों से। तो अंग्रेज तो भारत 1947 में छोड़ के चले गए। तो अंग्रेजों के बाद हमारे भारत ये किससे पांडिचेरी को 1954 ईस्वी में छोड़ कर गए? कौन? फ्रांसीसी। फिर उसके बाद गोवा जाएंगे बच्चे। तो इस तरीके से आज भी पांडिचेरी में फ्रांस का कुछ सामाजिक धार्मिक संगठन है जिसके कर्मचारियों को फ्रांस से वेतन भत्ता आता है। छोड़ तो दिए वो, लेकिन छोड़ने के बाद भी एक मोह माया जाता नहीं है। जो लोग यहाँ बस गए यहीं बस गए और अपनी धार्मिक और सामाजिक क्रियाकलाप वहाँ करते रहते हैं। उनको वेतन वगैरह सब कुछ कहाँ से मिलता है? फ्रांस से। कोई दिक्कत नहीं, वहाँ अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। हाँ, तो और नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ कोई भी किसी भी देश का किसी भी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय का व्यक्ति आ सकता है, रह सकता है। उसमें क्या दिक्कत है? पहले उसका शासन था, अब शासन नहीं है। सामान्य जीवन जीते हैं सभी। आगे कहते ओरेविले आश्रम को अंतर्राष्ट्रीय नगर का दर्जा दिया गया, जिसे विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नगर कहा जाता है। याद रखेंगे ओरेविले, ये अरविंद घोष समझ लो कि इससे संबंधित जगह। ओरेविले काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे कंपटीशन में जो तुम एग्जाम देने जा रहे हो, किसी न किसी एग्जाम में तुम्हारे लाइफ में पूछेगा ओरेविले आश्रम। यह भी कहाँ है? पांडिचेरी में ही है। इसे अंतर्राष्ट्रीय नगर के नाम से जाना जाता है बच्चे। अब विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन है? ओरेविले। कहता है 120 ब्रैकेट में लिखा 21 देशों के मिट्टी को लेकर मैंने लाकर इस नगर को बसाया गया है। मैंने सोच लो, विश्व के 120 से 121 देशों के मिट्टी को लाकर ओरेविले आश्रम को मैंने समझ लो इस नगर को बसाया गया है, ओरेविले को। यह स्थान अरविंद घोष से संबंधित है। अरविंद घोष भारत के एक बहुत बड़े विचारक, और उन्होंने समझो कि इसी जगह पे अपना स्थान बनाया था। हर कोई जैसे मान लो कि अपना, जैसे गांधी जी की बात हम करें तो गांधी जी कौन सी जगह पे अपना आश्रम बना रखे थे? साबरमती, गुजरात के साबरमती में। उसी में राजेंद्र प्रसाद मुख्य तौर पे कहाँ रहते थे? सदाकत आश्रम, पटना में। लेकिन अरविंद घोष जो अच्छे विचारक और दार्शनिक आते हैं, ये कहाँ रहते थे? ओरेविले। पूछता है परीक्षा में कि ओरेविले किससे संबंधित है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष। क्या टिक मारेंगे? अरविंद घोष। अरविंद घोष की एक पुस्तक है लाइफ डिवाइन, दूसरा है एसेज ऑन गीता, और तीसरा है सावित्री। ये तीनों पुस्तक को याद रख लोगे बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारे कंपटीशन के एग्जाम में मैं बता दिया, तुम्हारे लाइफ में कभी न कभी पूछेगा ही, छोड़ने वाला नहीं है ये। आगे वंदे मातरम के प्रथम हाँ, इसमें अरविंद घोष के बारे में मैंने बता दिया। 3 पुस्तक का नाम इनका लाइफ डिवाइन, इस पर तो ट्रिपल स्टार लगा लो।
एसेज ऑन गीता डबल स्टार और सावित्री भी डबल स्टार, तीनों समझ लो। जिसमें सबसे ज़्यादा कौन पूछता है? लाइफ डिवाइन। तो सावित्री एसेज ऑन गीता ये पढ़ लेंगे। वंदे मातरम के प्रथम संपादक भी यही रहे, याद रखेंगे हम लोग। वंदे मातरम लिखने वाले व्यक्ति कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन उसको संपादन किए, इसमें मान लो कि एडिटिंग वगैरह करके सब कुछ मैंने संपादन जो कर रही है वो कौन कर रहे हैं? अरविंद घोष। इस तरीके से ये कहता है। शिवानंद की पुस्तक है इसमें से डिवाइन लाइफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखोगे। लाइफ डिवाइन अगर कहेगा ये पुस्तक हो जाएगा अरविंद घोष का, और यहीं पे कहता है डिवाइन लाइफ, तब किसका पुस्तक हो जाएगा? शिवानंद का। दांते की पुस्तक का नाम क्या है? डिवाइन कॉमेडी, याद रखेंगे, डिवाइन कॉमेडी। और विलियम सायरन, इसकी रचना है द ह्यूमन कॉमेडी। एक दूसरे से संबंधित वर्ड्स है जो बार बार हमें कंफ्यूज करते हैं, इसलिए सबको एक जगह लिखवाया गया है, तो इसको खूब ठीक से समझोगे बच्चे। आगे कहता है कि महर्षि अरविंद घोष को राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रवाद का जनक किसे कहते हैं हम लोग? अरविंद घोष। राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहते हैं? अरविंद घोष। भारत के लिए राष्ट्रवाद के पैगंबर कौन है? अरविंद घोष है बच्चे। तो अरविंद घोष, पांडिचेरी और ओरेविले और इनकी डिवाइन लाइफ, एसेज ऑन गीता और सावित्री, ये मुख्य तौर पे देख रहे हैं तुम लोग। मैं बता दिया तुम्हारे लाइफ का वो हिस्सा, तुम्हारे लाइफ में इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन न पूछे, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए इसको बेहतरीन तरीके से ट्रिपल स्टार में लिखोगे।